आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा 2 राज्यों में सरकारी रोडवेज बसों के चालान काटने की भी है। देखिए, गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के रोड शो में एक शानदार लम्हा भी देखने को मिला। दरअसल पीएम ने यहाँ एक दिव्यांग लड़की के लिए अपना रोड शो रोक दिया। ऐसे में पीएम नीचे उतरकर इस बच्ची से मिले, फिर बच्ची ने ये तस्वीरें उन्हें सौंप दी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी और सांचेज ने दिया का शुक्रिया भी अदा किया और वहीं ये बच्ची भी पीएम से मिलकर खुश नजर आई। स्पेन के पीएम नीचे आए तो मोदी जी ने मेरा इंट्रोडक्शन उनको दिया कि मैं फाइन आर्ट्स में पढ़ती हूँ और थैंक यू कहा उनको। सोचा था कभी ऐसे मुलाकात होगी, आपके स्केच भी लेंगे और कैसा रहा एक्सपीरियंस होगा? हाँ, थोड़ा सा था कि वो सर देखेंगे तो ज़रूर नीचे उतर के मेरे पास से लेके। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस के बीच चालान पर चालान का मामला सुर्खियों में आ गया। दरअसल ये पूरा विवाद हरियाणा पुलिस की महिला कांस्टेबल और राजस्थान रोडवेज के कंडक्टर की बहस से जुड़ा है। दावा है कि कंडक्टर ने बस में बैठी एक महिला पुलिसकर्मी से टिकट के पैसे मांगे, लेकिन पुलिसकर्मी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हरियाणा में राजस्थान रोडवेज की बसों के 50 से ज्यादा चालान काट दिए गए। वहीं फिर राजस्थान पुलिस ने भी अपने राज्य में हरियाणा की कई बसों के चालान कर दिए। 50 रुपए दो, धारवाड़ा जाना है। हाँ लाओ, 50 रुपए दो। है? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? यात्रा करनी है तो लगेंगे। आ जाओ, उतर लो। नहीं उतरना। उतर लो। नहीं उतरना भाई। हाँ उतर लो। यात्रा करनी है तो किराया दो, वरना यात्रा करनी है। क्या करना है? यात्रा करनी है। यात्रा करनी है। हाँ। 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जबरदस्ती है। नहीं, क्यों चलेगा? मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव एक अलग अंदाज में नजर आए। दरअसल उन्होंने चित्रकूट के राधा कृष्ण मंदिर में अपनी पत्नी के साथ एक दुकान पर चाय बनाई। सीएम ने अपनी पत्नी के साथ भगवान कामतानाथ के दर्शन और पूजन किए, फिर 5 किलोमीटर की कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा लगाई। इसी परिक्रमा पथ पर सरयू धारा के पास चाय की दुकान चलाने वाली महिला राधा ने जब मुख्यमंत्री मोहन यादव को चाय पीने के लिए आमंत्रित किया तो वो दुकान पर पहुंचे और खुद ही चाय बनाने लगे। इस मौके पर सीएम हंसी मजाक करते भी दिखाई दिए। यूपी के मुरादाबाद में दिवाली से पहले खास आयोजन हुआ। इस दौरान वहां दीपोत्सव के लिए 7 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। साथ ही 600 ड्रोन से आसमान में रामायण और भगवान राम के आदर्शों का प्रसारण भी किया गया, जिन्हें देखकर लोग रोमांचित हो गए। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य नई पीढ़ी को दीपावली की मूल भावना से जोड़ना है। त्योहारों को लेकर मिठाइयों की दुकानों पर भी खास तैयारी की गई है। जयपुर में सोने चांदी वाली मिठाई मिल रही है। इसकी कीमत 30,000 से लेकर 45,000 रुपए किलो तक है। इस मिठाई को वर्क के अलावा सोने और चांदी की भस्म मिलाकर तैयार किया जा रहा है। खास बात ये भी है कि ग्राहकों को ये मिठाई गहने रखने वाले डिब्बों में दी जा रही है। इस मिठाई के दाम भी सोने चांदी के दाम की तरह घटते बढ़ते रहते हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर त्योहारों के मौके पर रेलवे स्टेशनों पर होने वाली भारी भीड़ से जुड़ी हुई है। हर साल दिवाली, छठ के पर्व पर लाखों लोग अपने घर जाते हैं। इसको देखते हुए रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। इसके बावजूद रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की काफी भीड़ होती है। दिवाली और छठ पूजा के मौके पर भारी तादाद में यूपी और बिहार के लोग अपने घर जा रहे हैं। ऐसे में कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि रविवार को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 10 लोग घायल हो गए। ऐसे में जरूरी है कि रेलवे और पुलिस द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का खुद भी पालन करें। मुंबई भगदड़ जैसे हादसे को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। अपनी मीठी मीठी बातों में बहलाकर, फुसलाकर, आपको कोई रसीला पदार्थ दिलाकर, आपको जोश करके आपका सामान लेकर जाएंगे। दिवाली और छठ के त्योहार पर रेलवे स्टेशन से लेकर बाजारों में भारी भीड़ है।
हर कोई अपने घर पहुंचने को बेताब है। वहीं बाजार में खरीदारी के लिए मारामारी है। दिल्ली, मुंबई और गुजरात के रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जा सकती है, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है। इसकी एक मानगी रविवार को मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हुई भगदड़ में देखने को मिली। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर रविवार सुबह भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। दिवाली के अवसर पर लोग अपने घरों की तरफ निकल रहे थे। इसी दौरान रेलवे प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसकी वजह से ट्रेन पर चढ़ने के लिए अचानक भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 10 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीड़ तो आप देख सकते हो सर, यहाँ पे कितनी भीड़ है। यहाँ पे भी ये बंदा यहाँ पे अंदर नहीं जा पा रहा। ये भाई इधर 1 घंटे से खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं सर, अंदर कितने गर्दा है, फैन भी नहीं अच्छे से चल रहे, वॉशरूम जाना तो पॉसिबल है ही नहीं इधर। सर टिकट तो कंफर्म है, पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इधर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है और अब मुझे दिल्ली जाना है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये कितने घंटे का सफर है और कब तक आप ऐसे ही सफर करेंगे? 20 आवर्स लगेगा अभी तो पहुंच आएगी। इतनी गर्दी में कैसे सफर करेंगे और पूरा दिन पूरा रात जाना पड़ता है। बच्चे भी तो 2 जने प्रेग्नेंट औरत है वो, तो कैसे सफर करेंगे? वही हम लोग बोल रहे कि कैसे सफर, अगर गर्दी ज्यादा है तो उतर जाओ नीचे, दूसरी गाड़ी में हम बिठा देंगे क्योंकि नुकसान अपना ही है। प्लेटफॉर्म के नीचे रेलवे पटरियों पर बिखरे ये सामान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उस वक्त यहाँ पर कितनी भीड़ मौजूद रही होगी। ये जूते, ये चप्पल, ये खाने पीने के सामान वाले डिब्बे जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि ट्रेन पर चढ़ने के लिए मची अफरा तफरी के बीच ये इधर उधर बिखर गए। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर सुबह भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए हैं। हम इस वक्त बांद्रा टर्मिनस पर है, जहां पर यह घटना घटी और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी यह भगदड़ मची। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में जूते और चप्पल लोगों के गिरे हुए हैं। ये उनके जूते और चप्पल है जो सुबह ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं चढ़ पाए और भगदड़ मची। यहीं पर आप देख सकते हैं लोगों के कपड़े, उनके टिफिन, पानी की बोतलें, जो उनका सामान था जो अपने साथ को लेकर जा रहे थे, वो यहाँ पर गिरा हुआ देखने को मिल रहा है। रविवार सुबह बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह भगदड़ मची। भीड़ इतनी थी कि पुलिस भी हालात पर काबू नहीं कर पाई। खबर के मुताबिक घटना तड़के करीब 2:15 बजे की है। मुंबई रेलवे स्टेशन पर जैसे ही बांद्रा गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन आई तो लोग उसमें चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। इसी दौरान भगदड़ मच गई। अंत्योदय एक्सप्रेस ये बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर के लिए चलती है। ये वीकली वंस होती है, हमेशा के लिए ये चलती है। उसमें 22 कोचेस हमेशा रहते हैं। 22 कोचेस जो है वो टोटली जनरल कोचेस होते हैं, अनरिजर्व होते हैं। इसके लिए कोई उसकी रिजर्वेशन नहीं होती, कोई बुकिंग नहीं होती। तो जो लोग आते हैं टिकट निकालते हैं और चल पड़ते हैं उस ट्रेन में। तो ऐसे ही ये नॉर्मल ट्रेन चलती थी। कल शाम को जो गोरखपुर जाने के लिए स्पेशल ट्रेन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाने वाली थी, वो कैंसिल हो गई। तो उसकी थोड़ी भीड़ थी और दिवाली के लिए जाने वाले लोग हैं उनकी भी भीड़ थी। तो ये नॉर्मल रूटीन भीड़ से थोड़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे हो गई थी। वो ट्रेन जो होती है वो हमेशा 3 घंटे पहले लगती है, लेकिन आज वो थोड़ी सी लेट हो गई। तो लोगों को जगह पाने के लिए उनमें अचानक से जल्दबाजी की गई और जो लाइन लगाई थी उन्होंने वो तोड़कर आगे निकले एंड ये इंसिडेंस हुआ। भगदड़ की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं। घायल फर्श पर गिरे पड़े हैं। रेलवे पुलिस के जवान और दूसरे यात्री घायलों को स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। वीडियो में एक रेलवे पुलिसकर्मी घायल यात्री को अपने कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा ऐसी घटनाओं से बचने के लिए रेल विभाग और पुलिस की दी गई गाइडलाइंस का जरूर पालन करें। जब भी पुलिस अगर आपको लाइन में खड़े रहने के लिए बताती है तो प्लीज फॉलो द नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय द पुलिस। एंड आई विल अगेन अपील कि किसी भी अफवाह जो है उसके ऊपर विश्वास ना रखें। ये तस्वीरें सूरत के उधना रेलवे स्टेशन की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रविवार की तरह आज यात्रियों की भीड़ भाड़ नहीं है। रेलवे स्टेशन के बाहर जिस सड़क पर रविवार को भारी तादाद में यूपी, बिहार और झारखंड जाने वाले यात्रियों की भीड़ जमा हुई थी। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन से रविवार को जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी, भारी संख्या में यात्री रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे और उन्हें कंट्रोल करने में कहीं न कहीं प्रशासन के भी पसीने छूटे थे। आज सोमवार है,
यात्रियों की संख्या यहाँ पर ना के बराबर है, लेकिन कल जिस तरह से यहाँ का माहौल बना था, पश्चिम रेलवे के डीआरएम खुद यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात करेंगे। वर्मा साहब, किस तरह से आज आपका यहाँ आना हुआ, क्या कुछ इंतजाम है, आज कितनी ट्रेनें छोड़ी जा रही हैं यहाँ से? मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष हम लोगों ने दशहरा, दिवाली और छठ के वक्त 66 स्पेशल ट्रेनें चलाई थी और बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस वर्ष रेल प्रशासन ने ऑलरेडी 106 ट्रेनों का अनाउंसमेंट किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसे आपने बताया कि कल ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी, तो हम लोगों का इरादा था कि हम लोग 3 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, बट 3 स्पेशल ट्रेन हमने शॉर्ट नोटिस पे भी ज्यादा चलाई हैं। आज भी आप देख रहे हैं टोटल 6 ट्रेनें जो हैं यहाँ से अनाउंस की जा चुकी हैं। 2 तो रेगुलर ट्रेनें जो कि यहाँ से जाएंगी और 4 स्पेशल ट्रेन करके यहाँ से चला रहे हैं। हालांकि आज उतनी भीड़ नहीं है, फिर भी यहाँ बैठे यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म में सिर्फ उन्हें ही जाने दिया जा रहा है जिनके पास यात्रा करने का टिकट है। सर लेडीज है, लेडीज को चढ़ा के चले आते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने नहीं दे रहे लोग, तो क्या करें? क्या कह रहे हैं वो लोग? वो लोग कह रहे हैं कि जो जाने वाला वही जाएगा। रोका इसके लिए गया है कि स्टेशन पे भीड़ ना लग जाए, इसके लिए कि बाहर में खड़ा जो जिसका टिकट वही अंदर जा सके। रेलवे विभाग ने भी यात्रियों से अपील की है कि जिनके पास टिकट है सिर्फ वही लोग प्लेटफॉर्म पर जाएं, जिससे वहां भीड़ इकट्ठी न हो। मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो पूरा बंदोबस्त किया गया है, यहाँ पे पूरा जो समाज एक साथ इन्हीं लोगों की मदद के लिए आया हुआ है, उस पर विश्वास रखें। एक्स्ट्रा लोग जिनकी जरूरत नहीं है वो नहीं आए, पहुँचा कर चले जाएं। जब ट्रेन का वक्त होगा तो उनको ट्रेन तक पहुंचाया जाएगा, सही ट्रेन तक पहुंचाया जाएगा, सही बर्थ पे बिठाया जाएगा और सही गंतव्य स्थान तक सुरक्षित और शांतिपूर्वक पहुंचाया जाएगा। मुंबई के बांद्रा में मची भगदड़ के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। दिवाली और छठ के मौके पर यात्रियों की संख्या काफी बढ़ गई है। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। हालांकि सामान्य लोगों के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री रोक दी गई है, लेकिन बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए ये सुविधा जारी रहेगी। दीपावली और छठ के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर साफ तौर पर रेलवे ने काफी इंतजाम किए हैं। सबसे पहले आपको खास तौर पर बता दूं कि यहाँ पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पिछले साल की तुलना में इस बार जो पांडाल है वो बड़ा कर दिया गया है और आप दूर तक देखेंगे कि जहां पर आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको लोग बैठे हुए मिलेंगे। और सबसे खास बात यही है कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म तक वही पैसेंजर्स जा सकते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। और ऐसा बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए ये जो है फैसला रेलवे की तरफ से साफ तौर पर लिया गया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम जो रेलवे के और साथ ही साथ आरपीएफ के जो जवान हैं वो तैनात हैं। एस्केलेटर का इस्तेमाल सिर्फ 15 से 1 प्लेटफॉर्म तक जाने वाले लोग ही कर सकते हैं। और खास तौर पर आपको ये भी बता दूं कि दरअसल अक्षम लोगों के लिए या फिर ऐसे लोग जो सशक्त नहीं हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म टिकट तो मिल सकता है, बुजुर्गों को मिल सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म टिकट की जो बिक्री है वो फिलहाल नहीं हो रही है। 6 नवंबर तक इस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ट्रेनों के देरी से चलने की वजह से यात्रियों को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कुछ ट्रेनें तो काफी देरी से चल रही हैं। मैं दिल्ली से पटना के लिए जाऊंगा, बट पटना के लिए हुआ नहीं था तो मैंने समस्तीपुर का करवाया था, तो वो मेरा हम सफर है, तो वो तो टाइमली चल रही है अप्रोक्सीमेटली। हाँ, 1-2 घंटे लेट तो चलती है आज के टाइम। ये मालदा है, मालदा ये बताओ 7 घंटे लेट हो गई है। अब यहाँ से कमरे के 1.5 घंटे का रास्ता है, सादरा मेट्रो जाओगे तो। अब वहाँ से बताओ जाएं, कमरे जाएं, फिर वहाँ से आए, अभी कहो और लेट हो जाए, अभी तो आई नहीं है यहाँ पे। नई दिल्ली ही नहीं बल्कि आनंद विहार और आसपास के रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को मैनेज करने के लिए सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं और तकरीबन सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री रोक दी गई है। इस छठ और दिवाली के रश को मैनेज करने के लिए हमने डिप्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंक्रीज़ किया है। नॉर्मल स्ट्रेंथ हमारा उससे एक्स्ट्रा हमने 400 का स्टाफ डिप्लॉय किया है और हर शिफ्ट में हमारे लगभग 200 प्लस स्टाफ एंड इंस्पेक्टर्स और 2 असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर डिप्लॉयड हैं। और नॉर्मल 8 घंटे ड्यूटी की जगह हमने 12 घंटे ड्यूटी किया हुआ है अभी सारे स्टाफ एंड ऑफिसर्स का। एंड और हर जगह हम ताकि चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा है तो
जो अनऑथराइज्ड पर्सन से उनकी एंट्री पे हमने काफ़ी ध्यान दिया है, वो स्टेशन में नहीं है। त्योहारों के मौके पर रेलवे विभाग और पुलिस द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का खुद पालन करें और मुंबई जैसी भगदड़ को लेकर भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी और सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ दिल्ली से रामकिंकर सिंह, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सीएम शिंदे समेत कई दिग्गजों ने भरे नामांकन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रियंका गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। वहां से वो खुद पहली बार चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में उन्होंने वायनाड में रोड शो और रैली की। इस सीट से पहले राहुल गांधी चुनाव जीते थे, लेकिन रायबरेली से भी चुनाव जीतने के बाद उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी थी। लिहाजा प्रियंका गांधी यहां चुनाव लड़ रही हैं। 20 नवम्बर को यहां वोटिंग होगी और 23 नवम्बर को रिजल्ट आएगा। अपने इसी चुनाव प्रचार के दौरान वो एक दिव्यांग छात्र से भी मिली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी शरद चंद्र पवार ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी। इसमें 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने नागपुर जिले की काटोल सीट पर टिकट में बदलाव किया है। अब प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जगह उनके बेटे सलिल देशमुख को उम्मीदवार बनाया गया है। त्योहारों के बीच दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को अच्छी खबर दी। दरअसल अब अगले 3 दिनों तक मेट्रो के 60 अतिरिक्त फेरे जोड़े जाएंगे। त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ये फैसला लिया गया। दीपावली से पहले अयोध्या को भी खास तरीके से सजाया गया। वहां राम की पैड़ी में शानदार लेजर लाइट और साउंड शो का आयोजन किया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 30 और 31 तारीख को 2 दिनों का दीपोत्सव होगा। इसमें कई रिकॉर्ड भी बनेंगे। इसी रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी रामनगरी पहुंच चुकी है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव का नतीजा अब 11 नवंबर तक चल गया। ये पूरा मामला चुनाव के दौरान दीवारों पर पोस्टर लगाने और कैंपस को गंदा करने से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने उम्मीदवारों से कहा कि आप युवा हैं, लिहाजा हम आपको एक और मौका दे रहे हैं। अदालत ने उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी में लगे पोस्टर बैनर हटाने, यूनिवर्सिटी की सफाई और पेंट सही करने का निर्देश दिया। और खबरों के एक्सप्रेस से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जंग छिड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे के इर्द गिर्द ही उपचुनाव की पूरी सियासी बिसात बिछाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था और महाराष्ट्र में भी सीएम योगी के इसी नारे के पोस्टर देखे गए थे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने भी इस नारे की काट निकाली है। समाजवादी पार्टी की ओर से लखनऊ में एक नया पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच महाभारत छिड़ गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव न बटेंगे न कटेंगे। समाजवादी पार्टी के 27 के सत्ताधीश अखिलेश पर पलटवार करते हुए निषाद पार्टी ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को 27 का खेवन हार बताते हुए लखनऊ के बीजेपी दफ्तर के पास पोस्टर लगाए हैं। इससे यूपी की सियासत गरमा गई है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और बीजेपी 9 सीटों पर पूरी जोरदार तरीके से लड़ रही है। इसमें सबसे बड़ा नाम अगर आता है तो संजय निषाद का आता है, जो निषाद पार्टी से हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। दावा किया जा रहा था उनकी तरफ से उनको 1 सीट मांगी जा रही थी कि वो कहीं ना कहीं 1 सीट मिल जाए, लेकिन 2 दिन दिल्ली में रुकने के बावजूद भी उनको 1 भी सीट नहीं मिली। और अब जो सामने चीजें आ रही हैं वो पोस्टर्स आ रहे हैं। हम आपको पोस्टर दिखाते हैं। ये जो पोस्टर 27 का नारा है, 27 के खेवन हार, यानी इसका मतलब साफ है कि जो 2027 का इलेक्शन होगा उसमें अगर जो नैया पार लगेगी सरकार की, तो उसका मेन रोल संजय निषाद के ऊपर होगा। पोस्टर वार वाले इस दंगल में समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने भी एंट्री ले ली है। उन्होंने कहा कि जो बांटेंगे वो पिटेंगे, और बीजेपी कह रही है कि चुनावी नतीजे बताएंगे कौन किसको पीटेगा।
थोड़ी दूर न तो बचेगा न कटेगा और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। अब लोकतंत्र में सबको बात कहने का अधिकार है अपना, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और जिस प्रकार से देश को, प्रदेश को, समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर लोगों ने बांट करके एजेंडे सेट करने का काम किया है, जनता उसे समझ चुकी है। अब जनता योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली जो हमारी विकास यात्रा है उसके साथ जुड़ी है। पोस्टर वार तेज होने पर निषाद पार्टी ने साफ किया कि 2027 में निषाद पार्टी ही यूपी में एनडीए की खेवनहार बनेगी। और खुद संजय निषाद ने कहा कि इस तरह के पोस्टर पार्टी के लोगों ने ही लगाए हैं। बीजेपी सिर्फ इस नारे के भरोसे ही चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि इन उपचुनाव को अपनी साख की लड़ाई बनाकर पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी के इस दावे पर बीजेपी ने जमकर चुटकी ली। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार साथी अबू हासिम हजार वोट से जीतेंगे और एक इतिहास बनेगा। और माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता हैं और उनकी और मजबूती होगी। समाजवादी पार्टी इतना बढ़ेगी कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा 27 में तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। हाँ, तो उनका परिवार लिमिटेड कंपनी है, परिवार डेवलपमेंट कंपनी कहाँ जो है बंटने वाली है। पूरे परिवार में ही पूरी सत्ता जो है केंद्रित है। तो इसलिए सही बोल रहे हैं कि वो कोई भी व्यक्ति यदि बटेगा तो निश्चित तौर पर वो कमजोर होगा। जब संयुक्त रूप से रहेगा, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे पार्टी हो, चाहे व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति यदि संयुक्त रहेगा, मिलकर रहेगा तो मजबूत रहेगा। इसलिए बटोगे तो कटोगे। बीजेपी के सामने यूपी उपचुनाव जीतने की बड़ी चुनौती है और वो सभी 9 सीटों पर जीत का परचम लहराना चाहेगी। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के पक्ष में यूपी उपचुनाव में जनमत तैयार करने के लिए संघ की तरफ से बड़े पैमाने पर संपर्क कार्यक्रम शुरू किया गया है। संघ ने उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों के लिए टोलियां तैयार की हैं। इन टोलियों ने लोगों तक संदेश पहुंचाना शुरू भी कर दिया है। प्रत्येक टोली 5 से 10 लोगों के छोटे ग्रुप के साथ बैठकें कर रही है। सूत्रों के अनुसार संघ की टोलियां इन बैठकों में राष्ट्रहित, हिंदुत्व, सुशासन, विकास, लोक कल्याण और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा के माध्यम से लोगों से राय मशवरा ले रही हैं। वहीं अमन गौतम के बाद मोहित पांडे की हिरासत में मौत पर अखिलेश यादव योगी सरकार को घेर रहे हैं। थाने अत्याचार गृह बन गए हैं। थानों में जहाँ जनता अपनी शिकायत, अपनी परेशानी लेकर के आती है, पुलिस सुन नहीं रही है। अत्याचार गृह और अत्याचार उन्हीं पे करते हैं जो अपनी शिकायत लेकर के आते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है उत्तर प्रदेश सरकार में। ये समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से कहा है कि कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश जा रहा है। और हमें दुख होना चाहिए इस बात के लिए कि जो लोग कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। पहले अमन गौतम, उसकी जान ली पुलिस ने। आज एक और सूचना मिल रही है 2 हफ्ते के अंदर अगर लखनऊ राजधानी में जान जा रही है तो अगर आप छानबीन करोगे पूरे उत्तर प्रदेश में और भी ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी आपको जहां जान गई होगी। ये बहुत ही दुखद है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच हो रही है। अभी दोषी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है और यदि लापरवाही पाई गई अन्य भी किसी पुलिस ऑफिसर्स की, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, उसको अवश्य न्याय हम लोग दिलाएंगे। अखिलेश लगातार बहराइच से लेकर लखनऊ में हिरासत में मौत के मामले को उठा रहे हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन यूपी उपचुनाव को बीजेपी किसी तरह गंवाना नहीं चाहती। इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान है और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में उछाल देखी गई। सेंसेक्स 603 अंक उछलकर 80,005 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 158 अंकों पर चढ़ा। ये बढ़कर 24,339 पर पहुंच गया। सोने की कीमतें फिसली। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 400 रुपए गिरा। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 81,100 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। चांदी 99,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर है। दोपहिया वाहन बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी ट्रायम्फ ने भारतीय बाजार में अपनी बाइक टाइगर की नई रेंज पेश की है। कंपनी ने दिवाली से पहले टाइगर 1200 की नई रेंज को बेहतरीन फीचर्स और दमदार इंजन के साथ बाजार में उतारा है। इसमें टाइगर 1200 GT प्रो, टाइगर 1200 GT एक्सप्लोरर, ट्रायम्फ 1200 रैली प्रो और ट्रायम्फ 1200 रैली एक्सप्लोरर शामिल हैं। इन बाइक्स की शुरुआती कीमत करीब 19 लाख रुपए है। न्यूज वक्त के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली और पटना के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों को मिले दिवाली गिफ्ट की। भारतीय रेलवे ने इस रूट पर सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई है। रेलवे की तरफ से दिवाली के मौके पर देश की सबसे लंबी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस 30 अक्टूबर को दिल्ली से पटना के बीच अपना पहला सफर शुरू करेगी। ये ट्रेन दिल्ली पटना के बीच लगभग 994 किलोमीटर लंबी दूरी को 11 घंटे 35 मिनट में तय करेगी। वहीं डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस इसी दूरी को 11 घंटे 55 मिनट में और नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी 11 घंटे 30 मिनट में तय करती है। हालांकि सबसे लंबी वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को सिर्फ चेयर कार की सुविधा मिलेगी और स्लीपर बर्थ नहीं होगी। रेल मंत्रालय के अनुसार इस स्पेशल ट्रेन को अभी ट्रायल बेसिस पर चलाया जाएगा, जो कि आरा, बक्सर, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज और कानपुर में रुकेगी। ये वंदे भारत एक्सप्रेस 30 अक्टूबर को दिल्ली से चलेगी और फिर 1, 3 और 6 नवंबर को भी चलेगी। वहीं वापसी में पटना से दिल्ली के लिए ये ट्रेन 2, 4 और 7 नवंबर को रवाना होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन सुबह 8:25 पर पटना के लिए रवाना होगी और बीच में कानपुर, प्रयागराज, बक्सर और आरा होते हुए रात 8 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन पटना से सुबह 7:30 बजे रवाना होगी और शाम 7 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस का एसी चेयर कार का किराया 2,575 रुपए रखा गया है। वहीं एसी एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 4,655 रुपए है। टिकट में कॉम्प्लीमेंट्री चाय, नाश्ता और डिनर शामिल है। जाहिर है इस नई ट्रेन के जरिए भारतीय रेलवे की कोशिश है कि फेस्टिव सीजन में यात्रियों को सबसे व्यस्त रूट पर आरामदायक सफर की सुविधा दे सके। रेल यात्रियों को मिले इस दिवाली गिफ्ट पर हमने पटना में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। फायदा तो बहुत है, 8 से 9 घंटे में हमें पहुंचा दे रही है। प्लस हमें छठ में, त्योहारों में हर चीज में सुविधा हो रही है कि इतनी जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे और हमें काफी इंतजार नहीं करना पड़ेगा हर चीज का। ऐसे ट्रेनों में काफी भीड़ भी होता है, लेकिन ये खुल जाने से काफी अच्छा हो रहा है, हमें बहुत फायदा हो रहा है। फायदा तो बहुत होगा, वही है टाइमिंग। मेन बात है रात में जब ट्रेनें चलती थी तो रात का टाइम होता था, वही है दिन का टाइम जब आप लगाओगे वंदे भारत में तो हो सकता है कुछ लोगों को कन्वीनियंट लगे, कुछ को ना लगे। फैसला तो अच्छा, वंदे भारत तो होनी चाहिए पटना से दिल्ली। बहुत इम्पोर्टेंट शहर है पटना बिहार के लिए। आसान तो जरूर होगा, लेकिन फेयर बहुत ज्यादा हर आदमी के लिए सक्षम नहीं है। थोड़ा सहूलियत होगा, आने वाला भविष्य के लिए अच्छा कदम है। सबके लिए अफोर्ड नहीं है, जो अफोर्ड कर सकता है उनके लिए अच्छा है कि लाइक त्योहार के टाइम में भीड़ ज्यादा होती है ना, तो लाइक वंदे भारत को लाइक क्या बोल सकते हो, ज्यादा कम टाइम पे वो आपको जर्नी को ट्रिप को पूरा करवा सकता है। फायदा तो है, टाइम कम लग रहा है, इसलिए फायदा है, टाइम कम लग रहा है और जल्दी मतलब जो इमरजेंसी में जो टिकट नहीं बन पाते हैं, जो वेटिंग लिस्ट जाती जाती है, वो इसमें नहीं जाएगी। लाइक जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो इससे आ सकते हैं। फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ऐसे अभी हम जो ट्रेन देख रहे थे उसमें 11 घंटा 10 मिनट 20 मिनट लग रहा था, इसमें 8 से 9 घंटा अगर लग रहा है तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि लोग जो है बहुत ही आसानी से अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को पूरा कर पाएंगे बिना किसी कठिनाई के। और अगर वंदे भारत देश में और हर हिस्से में अगर चले तो उससे और भी ज्यादा लाभ होगा लोगों को, क्योंकि मैं अभी राजस्थान में रहता हूं तो जयपुर से यहाँ पटना आने जाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अगर वहां से जयपुर से अगर पटना के लिए भी अगर चले वंदे भारत तो मैं शायद 12-13 घंटे में या 15 घंटे में डायरेक्ट यहाँ पटना आ जाऊंगा, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात भारत के मेक इन इंडिया मिशन की, जिसने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है।
अब मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 भारत में ही बनेगा। गुजरात के वडोदरा में इसके लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति ने किया है। डिफेंस सेक्टर में ये देश के आत्मनिर्भर अभियान के लिए एक बड़ी सफलता है। आत्मनिर्भरता की राह में भारत ने एक कदम और बढ़ा दिया। ये C-295 विमान है जो अब भारत में बनेगा। देश की बड़ी निजी कंपनी टाटा इसे स्पेन की एयरोस्पेस कंपनी एयरबस के साथ मिलकर बनाएगी। इसके लिए जगह भी तैयार है और सामान भी। ये विमान वडोदरा के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में बनेगा, जो TASL यानी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर में है। ये मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ मिलकर इसका उद्घाटन किया। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस अनूठी पहल के जरिए न सिर्फ भारत और स्पेन के संबंधों को नई दिशा मिलेगी, बल्कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी मजबूती देगी। मेरे मित्र पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती। मेक इन इंडिया मिशन के लिहाज से भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। देश में ये पहली बार होगा जब एक निजी कंपनी सेना के लिए विमान बनाएगी। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स देश का पहला निजी फाइनल असेंबली लाइन है जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगा। यहाँ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और स्पेन की एयरोस्पेस कंपनी एयरबस मिलकर C-295 विमान बनाएंगे। स्पेन और भारत के बीच 56 विमान बनाने का समझौता हुआ है। 56 में से पहले 16 विमान स्पेन में, बाकी 40 भारत में बनेंगे। भारत में इन 40 विमानों को तैयार करने की जिम्मेदारी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की है। C-295 विमान इंडियन एयरफोर्स के पुराने HS-748 एवरोज विमानों की जगह लेंगे। इसके अलावा यूक्रेन से खरीदे गए एंटोनोव AN-32 को भी इनसे बदला जाएगा। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में इस विमान का निर्माण कैसे होगा, कैसे भारत में ये यूनिट काम करेगी, इसे लेकर TASL परिसर में एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी और पेड्रो सांचेज ने ये प्रदर्शनी देखी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ थे। इस एग्जीबिशन में एयरक्राफ्ट में जो भी चीजें या कलपुर्जे लगाए जाएंगे, उसकी जानकारी दोनों देशों के प्रमुखों को दी गई। C-295 एक सैन्य परिवहन विमान है जो कई सुविधाओं से लैस है। इसकी लंबाई 80.3 फीट, विंग स्पैन 84.8 फीट और ऊंचाई 28.5 फीट है। C-295 विमान को 2 लोग उड़ाते हैं। इसकी भार ले जाने की क्षमता 5 से 10 टन की है। इसमें 71 सैनिक या 49 पैरा ट्रूपर्स सफर कर सकते हैं। यह अधिकतम 482 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और अधिकतम 13,533 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये विमान विशेष मिशन रेस्क्यू ऑपरेशन और समुद्री गश्त जैसे कामों में भी इस्तेमाल होगा। लैंडिंग के लिए इसे मात्र 420 मीटर का रनवे चाहिए। इसमें 6 हार्ड पॉइंट्स यानी हथियार और बचाव प्रणाली लगाने की जगह होती है। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में जल्दी ही इस खास C-295 सैन्य परिवहन विमान का निर्माण शुरू हो जाएगा। इससे जहां एक और रोजगार के नए अवसर बनेंगे, वहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। ब्रिजेश दोषी, वडोदरा, गुड न्यूज टुडे। धनतेरस के मौके पर सोने और चांदी से बने आभूषण या फिर सिक्के खरीदने की परंपरा है, लेकिन इस बार जयपुर में सोने चांदी की कीमत में मिठाई मिल रही है।
इन मिठाइयों की पैकिंग देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वाकई आप कोई ज्वेलरी खरीद कर घर ले जा रहे हैं। धनतेरस की रौनक हर जगह है। इस अवसर पर बर्तनों के साथ ही सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। इसका असर मिठाई की दुकान पर भी दिख रहा है। जयपुर की इस मिठाई की दुकान पर स्वाद, सेहत और संपन्नता की झलक दिखाई दे रही है। ये शॉप अच्छे ज्वेलरी हाउसेस को मात दे रही है। यहाँ सोने के अर्क से स्वर्ण भस्म पाक और चांदी के अर्क से चांदी भस्म पाक की मिठाई ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। स्वर्ण भस्म से बनी मिठाई के एक पीस की कीमत 1550 रूपए है और चांदी की भस्म से बनने वाली मिठाई के एक पीस की कीमत 750 रूपए है। लेकिन फिर भी डिमांड कम नहीं है। सोने चांदी से बनी ये मिठाइयाँ जितनी प्रीमियम है, उसका बॉक्स भी उतना ही शानदार बनाया गया है। इन मिठाइयों के डिब्बे भी सोने चांदी की ज्वेलरी बॉक्स बनाने वाले वेंडर से ही स्पेशल तौर पर तैयार किए गए हैं। मिठाई का सिंगल पीस भी रिंग ज्वेलरी रखने वाले छोटे बॉक्स में दिया जाता है। सबसे टेस्टी, सबसे कॉस्टली और सबसे स्वास्थ्यवर्धक मिठाई है जो हमने क्रिएट करी है। दूसरी मिठाई जो हमने चांदी भस्म पाक बनाई है, उसकी सेम विधि है। उसमें स्वर्ण भस्म की जगह चांदी भस्म हम डाल रहे हैं। वो अराउंड 35 से 40 हजार रुपए किलो हमको पड़ रही है और 750 रुपए का हम पीस आपको पर पीस में दे रहे हैं। शॉप के ऑनर का कहना है कि इस मिठाई की रेसिपी को कई महीनों की रिसर्च करने के बाद तैयार किया गया है। यानी सोने से तैयार होने वाली स्वर्ण भस्म और चांदी से तैयार होने वाली चांदी भस्म मिठाई इम्यूनिटी, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद है। यही नहीं, इस मिठाई में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल कश्मीर, अफगानिस्तान और हिमाचल प्रदेश से मंगवाए जाते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड और सिल्वर खरीदते हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि जैसे लोग अपना मॉनेटरी और फाइनेंशियल इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करना इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो दिवाली पे हम चाहते हैं कि लोग मिठाई तो खाएं लेकिन अपना हेल्थ का भी ध्यान रखें। तो इसमें जो हमने स्वर्ण भस्म और रजत भस्म डाला है वो एक थेरेपेटिक एजेंट है, बेसिकली आयुर्वेदिक हर्ब है। तो आपको मिठाई भी मिल रही है जो कि दवाई है बट मिल मिठाई के रूप में रही है। तो ये आपके मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट, आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग, आपकी प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम, उन सब में हेल्प करता है। जयपुर की इस मिठाई की दुकान पर धनतेरस और दिवाली को खास बनाने के लिए विशेष तैयारी की गई है और ग्राहक भी दुकान की इस पहल को हाथों हाथ ले रहे हैं। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।